क्लास 10th के टर्म 1 का एग्जाम आ चुका है। 30 नवंबर से ये परीक्षा शुरू होगी। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला, ये जो श्रृंखला आपको दिख रही है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये 4 चित्रों की श्रृंखला है, ये किसने बनाई है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है फ्रेडरिक सार्यू, बी मैटरनिक, सी मेथनी, डी दे रखा है नन। तो ये चित्र बनाया था फ्रेडरिक सार्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है कि इस पूरे चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पूरे चैप्टर में सर्वप्रथम राष्ट्र क्या है कि परिभाषा किसने दी थी? ए दे रखा है मैटरनिक, बी रेनन, सी मेथनी और डी सार्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनन। रेनन ने सर्वप्रथम बताया था कि राष्ट्र क्या है। इन्होंने कहा था कि राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इन्होंने क्या कहा था कि जो राष्ट्र है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेनन ने सर्वप्रथम राष्ट्र की परिभाषा दी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक क्षेत्र में सबके द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार करना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, एक क्षेत्र में सबके द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार करना क्या कहलाता है? ए दे रखा है राष्ट्रवाद, बी साम्यवादी, सी जनपद संग्रह, डी राष्ट्रराज। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए आपके क्लास में सभी लड़के मैथ को चुन ले, मतलब एक प्रस्ताव को सभी लोग स्वीकार कर लिए, तो इसी को हम कहते हैं जनमत संग्रह। क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यानी जनमत संग्रह करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 1784, बी 1789, सी 1787, डी दे रखा है 1779। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 यानी 1789 एडी में घटित हुई थी। चलिए उस समय राजा कौन था आप बताइए? उस समय राजा यानी फ्रांस का उस समय राजा कौन था? तो उस समय लुई 16 वहाँ का राजा हुआ करता था। और याद रखिएगा ये जो लुई 16 था पहली बार सन 1774 यानी 1774 में पहली बार चुना गया था। कब भैया? 1774 यानी 1774 में फ्रांस का पहली बार राजा चुना गया था। कौन? लुई 16। अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किन विचारों ने फ्रांस में संयुक्त समुदाय यानी राष्ट्रवाद पर बल दिया? ए दे रखा है पितृभूमि, बी नागरिक, सी दे रखा है साम्यवादी, डी दे रखा है ए और बी दोनों। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, पितृभूमि और नागरिक, दोनों ऐसे विचार थे जिसने फ्रांस में राष्ट्रवाद पर बल दिया था। पहला विचार था भैया पितृभूमि और दूसरा विचार था नागरिक यानी ला पैट्री और ला सिटुएन। अगर इसे फ्रांसीसी भाषा में कहें जिसे कहेंगे हम ला पैट्री और ला सिटुएन। ये ऐसे विचार थे जिसने राष्ट्रवाद पर क्या दिया था? बल दिया था। चलिए दोनों विचारों पर बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि फ्रांस सबका है, जिससे क्या हुआ लोगों के मन में राष्ट्रवाद पैदा हुई और यहाँ के सभी लोग नागरिक हैं, इस कारण भी लोगों के मन में क्या पैदा हुआ? राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। तो 2 ऐसे विचार थे, पितृभूमि और नागरिक। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार फ्रांसीसी राष्ट्र ध्वज चुना गया जिसमें कितने रंग थे? जो पहली बार राष्ट्र ध्वज चुना गया था फ्रांस का, उसमें कितने रंग थे आपको ये बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए दे रखा है 5, बी 2, सी दे रखा है 3, डी दे रखा है 9। तो सबसे अलग कौन लग रहा है? 9, क्योंकि सबसे ज्यादा है। तो ये गलती से भी मत चुनिएगा आप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। जब पहली बार फ्रांस का झंडा चुना गया तो उसमें 3 रंग थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। ये किसका नारा है या ये कथन किसका है? ए दे रखा है केसेल, बी मेथनी, सी फिलिप, डी दे रखा है रेबमान। तो याद रखिएगा लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये नारा था ऑप्शन नंबर डी का यानी रेबमान का। इनका पूरा नाम
एंड्रियास रेबमान। क्या था? एंड्रियास रेबमान। इन्होंने क्या कहा कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। अच्छा, एंड्रियास रेबमान की बात करें तो ये पत्रकार थे और 1798 में इन्होंने 1798 में ये बात कही थी। ये जैकोबिन क्लब, जो कि इस समय सबसे चर्चित क्लब था, ये उसके सदस्य थे। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा था? लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, रेबमान। पूरा नाम एंड्रियास रेबमान। किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब। कब नारा दिया था ये? 1798। किसके विरुद्ध दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, केसेल। केसेल जो कि यहाँ के राजा थे जर्मनी के उस टाइम, तो उन्हीं के विरुद्ध में ये स्टेटमेंट कहा था उन्होंने कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की? नागरिक संहिता कहिए या नेपोलियन संहिता कहिए, ये बात एक ही है। ए दे रखा है 1797, बी 1803, सी 1804, डी 1815। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता 1804 में लागू की थी। कब लागू की थी? 1804 में। और इसने अपने युद्धों की शुरुआत 1797। तो नेपोलियन ने सबसे पहले इटली पर हमला किया था। कहाँ पर हमला किया था? इटली में हमला किया था। कब किया था? 1797 यानी 1797 में। अच्छा, ये नेपोलियन राष्ट्रवाद का प्रेमी था और इसने कई राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना लाई थी, जिसके वजह से 1815 में वियना संधि के कारण ये हार गया था। किस संधि के कारण? वियना संधि के कारण। तो आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन किस कारण हारा? तो ये आप बता सकते हैं कि नेपोलियन वियना संधि के कारण हार गया था। कहाँ हारा था? वाटरलू में। कहाँ हारा था? वाटरलू में। और कब हारा था? 1815 में जो नेपोलियन था वो हार गया था वाटरलू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वियना संधि कब घटित हुई या वियना संधि कब हुई थी? तो ए दे रखा है 1815, बी 1804, सी 1840, डी 1848। तो वियना संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी भैया? 1815 में। याद रखिएगा, नेपोलियन इसी संधि के कारण रहा था। किस संधि के कारण? वियना संधि के कारण। तो वियना संधि हुई किसके किसके बीच थी? संधि मतलब होता क्या है? संधि मतलब मेल मिलाप। जैसे 2-3 लोग मिल जाए तो इसी कहते हैं संधि हो गई है। तो याद रखिएगा, वियना संधि 4 देशों के बीच हुई थी। किन किन देशों के बीच हुई थी? आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ब्रेप। क्या याद रख सकते हैं? ब्रेप। BRAP। बी से हो जाएगा ब्रिटेन, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया, पी से प्रसा। बी से ब्रिटेन, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया, पी से प्रसा। ब्रेप से याद रख सकते हैं। इन्हीं 4 देशों की संधि को हम कहते हैं वियना संधि। क्या कहते हैं? वियना संधि। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। चलिए, इसका कोई मेयर तो रहा ही होगा, यानी मुख्य सचिव तो रहा ही होगा। जी हाँ, इसका मुख्य सचिव था, जो मेयर था, जो चांसलर था, इसका जो इसको कमांड कर रहा था वो था मैटरनिक। कौन था भैया? मैटरनिक। किस संधि का? वियना संधि। वियना संधि कब हुई? 1815